डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ये चैप्टर सेकेंड यूनिट का सी पार्ट वेक्टर्स चल रहा था, इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में हमने पहले स्टडी किया था। उसके बाद हमने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बताया था और जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है। आपको पता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर का वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और उसकी डायरेक्शन कैसी हो, इमेजिनरी हो, आर्बिट्रेरी हो। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक हो। आपको पता है जीरो नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। और यूनिट वेक्टर भी बताया था। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वैसी ही होती है जिसका यह पार्ट होता है, जिससे ये बना होता है, जैसी उसकी डायरेक्शन होती है। ओके, अब हमने जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अब स्टार्ट करेंगे, रिजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशंस का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, स्प्लिट करना। तो रिजोल्यूशंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए single vector into two or more vectors in different directions और same directions भी हो सकती है, which together produce same effect as produced by the single vector। तो आपको याद रखना है रिजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम ब्रेक कर देते हैं एक अकेले वेक्टर को टू और मोर वेक्टर्स में इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और फिर यदि उन सबको यदि हम इकट्ठा करते हैं तो वो वही इफ़ेक्ट डालते हैं जैसा वो पहले अकेला वेक्टर डाल रहा था। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर। अब यदि क्या कहते हैं, इसके बाद आपको एक ये आर्टिकल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये भी रिजोल्यूशन से ही रिलेटेड है। यदि हम किसी एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करें टू वेक्टर्स में, अब देखो इस आर्टिकल का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये पूरा नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। इन ए प्लेन, प्लेन का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन। जब किसी एक सिंगल वेक्टर्स को ब्रेक किया जाए टू वेक्टर्स में, और वो जो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो उनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे ये लिखा हुआ है, व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यदि वो दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाए और दोनों पार्ट्स एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, राइट एंगल्स हो, तो उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब यदि हम टू डायमेंशन की बात करें तो इन ए प्लेन टू वेक्टर्स होंगे। थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो हम थ्री वेक्टर्स में स्प्लिट करेंगे। अब देखिए इस डेरिवेशंस को देखिए, आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में एक सिंगल वेक्टर है ए, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है प्लेन एक्स वाई में ओ टी के द्वारा। इसकी डायरेक्शन क्या है, ओ टी, और ओ टी क्या है, पोजीशन वेक्टर, आपको पहले भी बताया था। अब इसको स्प्लिट कर दिया टू वेक्टर्स में, एक वेक्टर ए एक्स, एक वेक्टर ए वाई। और आप देख रहे हैं ए एक्स और ए वाई, इसके दो पार्ट्स हैं और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ट्रायंगल ओ टी के, ए वेक्टर क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ए एक्स क्या दिखाई दे रहा है, बेस। तो आप देखिए ओके अपॉन में ओ टी इक्वल टू क्या हो गया, कोस थीटा। ओके क्या है, ए एक्स अपॉन में ए इक्वल टू कोस थीटा, तो ए एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए कोस थीटा। सिमिलरली हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ओ टी के। अब देखिए ओ पी इक्वल टू क्या है, के टी के। डायग्राम से देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक ये रेक्टेंगल बन गया है, इसमें ओ पी इक्वल टू किसके है, के टी के। तो ओ पी क्या है, ओ पी क्या है, ए वाई, तो के टी भी क्या होगा, ए वाई, यानी परपेंडिकुलर। ए वाई अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा। तो ए वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन थीटा। अब आपको एक बात बताना चाहेंगे, यदि आप इस तरह से करते हैं, इसमें एक बात आती है, यूनिट वेक्टर्स हमने लेके चलना होता है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एलोंग हमेशा जो यूनिट वेक्टर सपोज किया जाएगा उसको आई से शो किया जाएगा। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम सपोज करते हैं वो जे से, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हम मान लेंगे थ्री डायमेंशन में, उसको किससे दिखाएंगे, के से। तो आई कैप, यूनिट वेक्टर के ऊपर सिंबल क्या होता है, कैप का। तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर।
अब देखिए हम आगे, अब आपके पास ये जो यूनिट वेक्टर्स वाली जो बात आई है, a इक्वल टू क्या हो गया, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई, ये आया कहाँ से? अब हम बताना चाहेंगे ये आया कैसे। तो आप देखिए a को ब्रेक करा है हमने दो पार्ट्स में, तो a इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। यहाँ पर ध्यान देना इनके ऊपर एरो नहीं लगा हुआ है डायग्राम में, ये गलती है। तो ए एक्स के ऊपर भी एरो है और ए वाई के ऊपर भी एरो है। तो जो ए वेक्टर है वो किसके इक्वल हो गया, सम ऑफ ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। अब ये जो ए एक्स वैक्टर यहाँ होता आई कैप ए एक्स के प्लेस पर और जे ए वाई के प्लेस पर क्या होता है, ए वाई वैक्टर, वो गया कहाँ? अब देखिए आपने यूनिट वेक्टर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, अब हम वापस बैक जा रहे हैं यूनिट वेक्टर्स पे। अब ये देखिए यूनिट वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए। यदि हम इनके सफिक्स में एक्स लगा दें तो ए कैप एक्स ए एक्स इक्वल टू ए वेक्टर एक्स अपॉन में ए एक्स हो जाएगा या नहीं होगा, बताइए, हो जाएगा। तो ए कैप एक्स एक्सिस की बात करें और एक्स एक्सिस के लोग यूनिट वेक्टर को किससे शो किया जाएगा, आई कैप से। तो ए एक्स कैप के प्लेस पर क्या हो गया, आई कैप इजिकल टू में क्या हो गया, ए एक्स वैक्टर अपॉन में ए एक्स जस्ट। तो ए एक्स वैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई कैप इंटू में ए एक्स होगा या नहीं। तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यदि हम इनके सफिक्स में एक्स लगा दें तो ए एक्स वैक्टर अपॉन में ए एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कैप मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, क्लियर। और ए कैप को एक्स एक्सिस का लोग किससे दिखाते हैं, आई से। तो ए वेक्टर इक्वल टू किस, ए एक्स वैक्टर इक्वल टू किसके हो गया, आई कैप इनटू में ए एक्स, क्लियर। तो अब हम वापस वहीं जा रहे हैं उस आर्टिकल पर जहाँ पर हम चल रहे थे। तो आप देखिए मैंने अभी आपको बताया ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। अब मैं बैक ले गया था तो वहाँ से ए कैप था, तो ए कैप के प्लेस पर एक्स एक्सिस के लिए क्या आ गया, आई कैप ए एक्स प्लस जे ए वाई। सिमिलरली जब हम ए वाई की बात करेंगे तो वहाँ क्या लगा देंगे, ए कैप के सफिक्स में वाई इजिकल टू में ए वेक्टर के सफिक्स में वाई अपॉन में ए के सफिक्स में वाई। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, जे कैप इंटू ए वाई। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आई थी, ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा और ए वाई इक्वल टू क्या आया था, ए साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन जो हम पहले कर चुके हैं, इन दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर करो और ऐड कर दो। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन लेके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गया, एरो नहीं होता है ऊपर तो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, याद रखना। या उनके दोनों तरफ मॉडुलस होते हैं, पैरेलल लाइंस, और ऊपर एरो होता है। आपको पहले भी बताया था यूनिट वेक्टर में, या तो दोनों तरफ एक वेक्टर के पैरेलल लाइंस लगा दो और ऊपर एरो, वो भी मैग्नीट्यूड होता है। या दोनों पैरेलल लाइंस हटा दो जिन्हें मॉडुलस बोलते हैं मैथ में, और एरो हटा दो तो वो भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ए एक्स के प्लस ए वाई स्क्वायर। ये तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। अब आपको याद रखना मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम हमेशा डायरेक्शन की भी बात करेंगे। और जो कोई भी चीज़ देखिए इंक्लाइंड है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड जो भी होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बढ़ाएगा उसकी हमेशा डायरेक्शन होगी, और इंक्लाइंड का हमेशा स्लोप होता है, और स्लोप हमेशा टेन थीटा के इक्वल होता है। तो अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए वाई अपॉन में ए एक्स। ए वाई किसके इक्वल आया था, ए साइन थीटा। ए एक्स किसके इक्वल आया था, ए कोस थीटा। तो ए वाई अपॉन में ए एक्स करोगे तो ए साइन थीटा अपॉन में ए कोस थीटा, ए से ए कट गया, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। तो यहाँ देखिए आपको जो करके दिखाया गया है इस आर्टिकल के अंदर, ए वाई अपॉन में ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन में ए कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, टेन थीटा आ गया। और मैंने आपको बताया जो कोई लाइन इंक्लाइंड होती है उसका हमेशा स्लोप होता है, और स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। तो आ गया टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन ए प्लेन में टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए एक्स, क्लियर। अब हम सिमिलरली रिजोल्यूशंस की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अब किसकी बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन। अभी आपने देखा ए एक्स इक्वल टू क्या था, ए कोस थीटा। अब हम एक्स भी मान लिया, वाई भी मान लिया, और जेड भी है। यदि हम कंपोनेंट्स को चेंज कर दें, यदि हम पहले एक्स ले लिया तो एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ए बना रहा है, तो
अल्फा एंगल, थीटा के प्लेस पर क्या बना दिया अल्फा, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए कोस अल्फा। अब आप रोटेट करा दीजिए, यानी एक्स के प्लेस पर वाई आ गया, इस x के प्लेस पर अब क्या आ गया y के प्लेस पर z, और z के प्लेस पर क्या आ गया x रोटेट करा के। यदि हम x एक्सिस की जगह y एक्सिस मान लें तो एंगल हमेशा बीटा मानना है, z एक्सिस के लोग क्या एंगल मानोगे गामा। तो हमने क्या सपोज किया, जो पहले x एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा था अल्फा, अब y एक्सिस के साथ क्या बना रहा है बीटा, तो आप निकाल चुके हो ए एक्स इक्वल टू क्या था ए कोस अल्फा। अब यदि x के प्लेस पर y कंपोनेंट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट रोटेट करा दिया, तो x के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया y, तो ए वाई लिखेंगे, x के प्लेस पर z लिख देंगे डायग्राम, तो ए जेड, तो वही फॉर्मूला यूज करना है ए कोस अल्फा, फिर y के लिए बीटा और z के लिए गामा। तो यहाँ से देखिए कोस अल्फा इधर से निकाला है, जैसे हमने कोस थीटा निकाला था, कोस थीटा क्या था ए एक्स अपन में ए, हमने थीटा को अब अल्फा मान लिया, तो कोस अल्फा क्या हो गया ए एक्स अपन में ए, y के लिए बीटा, z के लिए गामा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तीनों फॉर्मूले आ गए। अब इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व कीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, जैसे ये दिखाई दे रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट्स में क्या है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ये बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी बताएंगे जब क्लास स्टार्ट होंगी। तो इन तीनों इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जो डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस का लॉन्ग है बीटा, और गामा एक्स जेड एक्सिस का लॉन्ग है। बेटा इन तीनों के सम का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, याद रखना, ये फॉर्मूला है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अभी आपने देखा था 2 कंपोनेंट में ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तीनों कंपोनेंट आ गए या नहीं आए। तो यहाँ से आप देखिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ गया ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और जैसे वहाँ किया था आपने ए इक्वल टू क्या था आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई, यहाँ 2 कंपोनेंट थे, प्लेन की बात थी, यहाँ 3 डायमेंशन की बात है। तो 3 डायमेंशन में ए किसके इक्वल लिखा जाएगा आई कैप ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस क्या ऐड हो जाएगा के ए जेड। जैसा कि आपको बताया था जेड एक्सिस का लोग यूनिट वेक्टर्स क्या लिया जाएगा के। ओके क्लियर। अब आपको ये दोनों कंपोनेंट्स याद रखने हैं, 3 डायमेंशंस और 2 डायमेंशन। अब यहाँ देखिए ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है इफ़ ए इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k। आपको याद रखना है कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जहाँ माइनस हो, उसके प्लेस पर प्लस करके जो कांस्टेंट है जैसे 5 उसको ब्रैकेट्स में कर देना -5। इनमें करने से पहले आपको याद रखना है नेक्स्ट स्टेप में, जैसे अब ये 2i प्लस 4j माइनस 5k था, तो आपको क्या करना होगा 2i प्लस 4j प्लस ब्रैकेट्स में -5 इंटू में k करना पड़ेगा। तो जो भी माइनस वाला होगा उसको बाहर प्लस करके अंदर कांस्टेंट को क्या कर दीजिए -5, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। अब यहाँ से इनको कंपेयर कर दीजिए, तीनों कंपोनेंट है, तो पहला क्या है ए एक्स ए वाई ए जेड, वैल्यू निकाल ली। मैग्नीट्यूड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अब आपसे इसमें क्या पूछा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस पूछ लिया, किसके वेक्टर ए के, तो वो आपको भी मैंने बताया था कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इसके इक्वल होता है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके आपको ये याद रखना है आई प्लस जे प्लस के, इन तीनों के सम जो होता है यूनिट वेक्टर्स का, ये एंगल बनाता है 54.7 डिग्री विद ईच एक्स के साथ अलग, वाई के साथ अलग, जेड के साथ अलग। यानी इन अकेले अकेले की बात नहीं करें, तीनों का सम हमेशा एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ अलग अलग हमेशा ये एंगल बनाता है 54.74 डिग्री। ये अपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। और यहाँ ये देखिए ये लिखा हुआ है ए यूनिट वेक्टर इज ए यूनिटलेस, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ना ही उसकी डायमेंशन होती है, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर का 1 की कोई यूनिट नहीं होती, ना ही उसकी डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, देखिए ए फोर्स इज इनक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, थीटा दे दिया, टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस, इफ़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 40 न्यूटन यानी ए एक्स दे दिया। यदि यहाँ वर्टिकल लिखा होता तो ए वाई होता। अब इसने क्या कहा है कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट, अब ए वाई निकालना, आपको ए एक्स दे दिया ए वाई दे दिया। अब आप पुराने फॉर्मूलेज पर आ जाइए, ए एक्स इक्वल टू क्या होता है ए कोस थीटा, यहाँ से आप टोटल वेक्टर निकाल लीजिए पहले, तो निकल गया। अब टोटल निकलने के बाद आपको पता ही है ए वाई क्या होता है ए साइन थीटा, ए वाई ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो आपको ये कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं,
ये आपको न्यूमेरिकल से एक बार ट्राई करके देखने हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो मेरे से पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर लेना फ़ोन से, तो मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात करेंगे, इसके बाद शुरू होगा वेक्टर एडिशन। अभी आपने देखा था रिजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर एडिशन, ओ रिजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर। अब हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन से पहले एक डेफिनेशन आती है रिजल्टेंट वेक्टर की, आप इस आर्टिकल में भी देखेंगे। रिजोल्यूशंस में क्या था, एक वेक्टर को हम तोड़ रहे थे, ब्रेक कर रहे थे 2 और मोर वेक्टर्स में। यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे, ये देखिए रिजल्टेंट वेक्टर की जो हम बात करेंगे, रिजल्टेंट इसका रिजोल्यूशंस का अपोजिट है। इसमें हम ऐड करते हैं 2 और मोर वेक्टर्स को और एक अकेला वेक्टर बना देते हैं, और वो अकेला वेक्टर के अंदर उतनी ही पावर होती है जितनी उन अलग अलग वेक्टर्स की होती है। तो अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इट इज़ द एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, या इट इज़ ए सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इट इज़ ए सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर अकेला वो वेक्टर होता है जो वही प्रभाव डालता है जो अलग अलग वेक्टर्स मिलकर डालते थे। तो आपको ये जब ये पढ़ना है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, एक अकेला वेक्टर जो वही इफेक्ट डालेगा जो अलग अलग वेक्टर मिलकर डालते थे। तो क्या कहोगे, इट इज़ ए सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल वेक्टर्स। क्लियर? ओके।